हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन जहां हम रिवाइज करेंगे सर एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एकदम बढ़िया मक्खन एंड स्कोरिंग टॉपिक है। अब आईसीआई का जो रीसेंट ट्रेंड है उसके हिसाब से हर एग्जाम में कहीं ना कहीं 5 मार्क्स का मिनिमम एनबीएफसी का क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं बताऊं ना, अगर आप एकदम प्रॉपर अप्रोच के साथ चलते हो, एकदम डिसिप्लिन के साथ इस रिवीजन को कंप्लीट करते हो, मजा आ जाएगा। इस रिवीजन में हम रेफर करेंगे अपने बोर्ड नोट्स, क्लास नोट्स, ठीक है, एंड अलोंग विद दैट अवर क्वेश्चन बैंक। तो आप अपनी बुक्स एंड नोट्स लेके रेडी लेके बैठे एंड लेट्स बिगिन विद द रिवीजन। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेक श्योर आप वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें, वीडियो को लाइक करके, ताकि इससे बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। चलो सर, गेम समझना। एनबीएफसी करती क्या है सर? एनबीएफसी एक कंपनी है जिसका काम है कि भाई कहीं ना कहीं ये लोगों से पैसा इकट्ठा करे इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, बोरोइंग्स, डिपॉजिट। फिर उसी पैसे को आगे देती है इन द फॉर्म ऑफ लोन टू द बोरोवर। अब बोरोवर से कमाती है 15%, यहां देती है 8%, जो बीच का है इसकी कमाई हो जाती है। ठीक है सर। अब एक बात बताओ सर, एनबीएफसी और बैंक में फर्क क्या है? अभी आगे आएगा, डोंट वरी। अब अगर एक कंपनी को एनबीएफसी बनना है तो उसको 2 स्टेजेस पार करनी पड़ेगी। स्टेज नंबर 1 50-50 टेस्ट, स्टेज नंबर 2 आरबीआई की रजिस्ट्रेशन। जैसे ही 50-50 टेस्ट पूरा होता है आपको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, मिनिमम नेट ओन फंड्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहले आ जाओ 50-50 टेस्ट की बात करते हैं। 50-50 टेस्ट कहता है जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं, दीज आर मोर देन 50% ऑफ योर टोटल एसेट्स नेट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ठीक है सर। इनकम फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट इज मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम। यानी अगर आपके मेजॉरिटी एसेट्स फाइनेंशियल एसेट है या मेजॉरिटी इनकम आपकी फाइनेंशियल इनकम है, दोनों कंडीशन पूरी होंगी, बोथ द क्राइटेरिया फुलफिल्ड, तो ही आप आरबीआई की रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अब आरबीआई भी रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं बुला के सबको दे रहा है, मिनिमम नेट ओन फंड्स होने चाहिए। मैंने कहा कितने? कम से कम 10 करोड़ रुपए होने चाहिए फॉर द कंपनीज करंटली अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। ये लिमिट पहले 2 करोड़ हुआ करती। तो एक बार आ जाओ, अपने फटाफट बुक से गो थ्रू करते हैं। एनबीएफसी नाम से निकलती है सारी डेफिनेशन। सबसे पहले फाइनेंशियल कंपनी यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी। नॉन बैंकिंग का मतलब है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी, एंड इसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? रिसीविंग द डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग। 50-50 टेस्ट आपको ऑलरेडी पता है दैट एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, financial assets should be more than 50% of the total assets excluding intangible asset. Income from the financial assets should be more than 50% of the gross income. अगर दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हैं then you qualify as NBFC and आपको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। फिर सर इसी चीज के ऊपर हमने क्या कोई क्वेश्चन किया था? हाँ सर, क्वेश्चन बैंक पे अगर आप आओ तो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं दे रखा, बस इतना बोल रखा है कि डायरेक्टर्स जाना चाहते हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन चाहिए विद आरबीआई, तो क्या वो जा सकते हैं या नहीं। तो इन्होंने आपको कुछ फिगर वगैरह दे रखी थी, तो इसमें कुछ नहीं करना। पेड अप शेयर कैपिटल को इग्नोर करो। सबसे पहले देखो इनके फाइनेंशियल एसेट्स कितने हैं। सर लोन्स एंड एडवांसेस, करंट हो चाहे नॉन करंट, दे आर फाइनेंशियल एसेट। तो ये आ गए आपके 344.47 प्लस 55.90, टोटल करोगे तो 400.37 करोड़ आ जाएगा। ठीक है सर। टोटल एसेट्स कितने दे रखे हैं? 530 में से 3 करोड़ माइनस करोगे इंटेंजिबल एसेट, तो कितना आ जाएगा? 527 करोड़। तो क्या फाइनेंशियल एसेट्स 50% है? मैंने कहा 50% से तो बहुत ज्यादा है, 75.97% है। तो पहला टेस्ट तो पास हो गया। दूसरा टेस्ट क्या था? इनकम का टेस्ट। मैंने कहा इनकम में क्या प्रॉफिट लेना है? नहीं, इनकम फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट जो इंटरेस्ट और डिविडेंड है दैट इज 52 करोड़। ठीक है सर। ग्रॉस इनकम कितनी दे रखी है? 102.57 करोड़। अगेन क्योंकि ये 50% से ज्यादा है, इट इज 50.70%, तो आप कह सकते हो टेस्ट 2 भी पास हो गया। एंड क्योंकि पप्पू पास हो गया, क्योंकि पप्पू के दोनों टेस्ट पास हो गए, तो मैंने कहा पप्पू यहां पे रजिस्ट्रेशन ले सकता है। दैट मींस एबीसी लिमिटेड कैन गो फॉर द रजिस्ट्रेशन। सो अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आईसीए पूछता रहता है, तो कुछ नहीं करना, पहले थोड़ी थ्योरी लिख देना कि 50-50 टेस्ट होता क्या है। फिर उसके बाद आपने अपना एनालिसिस करना है, सॉल्विंग करनी है, एंड आखिरी में बोलना है यस एबीसी लिमिटेड कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45। आइए रजिस्ट्रेशन करवाइए। आरबीआई एक्ट 1934, इसकी अमेंडमेंट आई थी 1997 में, उसमें ये प्रोविजन दे रखा है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। फिर आ जाओ अपने नोट्स पे। अब सर आपने कहा था रजिस्ट्रेशन के लिए हमको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, बट उसके लिए मिनिमम नेट ओन फंड्स है 10 करोड़, जो कंपनीज अभी जा रही हैं। बट मैं बताऊं ना, पहले 2 करोड़ होती थी, तो जो पुरानी कंपनीज है वो क्या सीधा 10 करोड़ पे पहुंचेंगी? नहीं। आपके स्टडी मटेरियल में इन 3 कंपनीज के बारे में स्पेसिफिकली दे रखा है कि भाई अगर आपको 10 करोड़ तक पहुंचना है तो आराम आराम से पहुंचो। डेट वाइज इन्होंने लिमिट दे दी कि करंट डेट क्या है, उसके बाद 31 मार्च 25 तक कितना होना चाहिए, और 31 मार्च 27 तक कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं ना, 31 मार्च 27 तक तो सपने 10 करोड़ पे पहुंचना है। ठीक है सर। अब स्टार्टिंग देखो, जो इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट कंपनी है
उसकी स्टार्टिंग हो रही है 2 करोड़ से, 2 करोड़ से पहुंचेगी 5 करोड़ पे, और 5 करोड़ से पहुंचेगी 10 करोड़ पे। ठीक है सर। फिर ये जो दोनों बदमाश हैं एमएफआई और फैक्टर, इनकी लिमिट कितनी थी? मैंने कहा इनकी दोनों की 5 करोड़ थी। 5 में मैंने 2 ऐड किया तो कितना बना? 7 करोड़। ओके सर। एंड 7 से फिर ये जाएंगी 10 करोड़ पे। तो ये टेबल को कंसीडर कर लेना, क्या पता एमसीक्यू वगैरह पूछ ले। फिर ये कहता है कि जो एकदम मरियल एनबीएफसी हैं, जैसे पीयर टू पीयर लेंडिंग, अकाउंट्स एग्रीगेटर, जिनके पास कोई पब्लिक फंड्स नहीं है, कस्टमर इंटरफेस नहीं है, उनके लिए लिमिट आज भी 2 करोड़ ही है। ठीक है सर। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली एनबीएफसी है, भारी भारी एनबीएफसी, मुझे बताओ रोड और ब्रिज बनाने में क्या 2 करोड़ से काम हो जाएगा? क्या 10 करोड़ में रोड बन जाएगी, ब्रिज बन जाएगी? नहीं सर। आजकल घर भी लेने जाते तो कम से कम 2-3 करोड़ का आता है। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़ी मोटी चीज है, तो यहां लगेंगे 300 करोड़। यहां कम से कम मिनिमम नेट ओन फंड चाहिए 300 करोड़ के। क्या ये बात समझ आती है? आती है सर। फिर कहता है एनबीएफसी को अपन कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं? तो कैटेगराइजेशन के लिए एक बार आप बोर्ड पे फोकस करो। डिपॉजिट एक्सेप्टेंस के बेसिस पे, जो डिपॉजिट लेती है उसको कहते हैं डिपॉजिट टेकिंग, जो डिपॉजिट नहीं लेती उसको क्या कहेंगे? नॉन डिपॉजिट टेकिंग। उसके नाम के आगे लगा देते हैं एनडी। अब सर जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है ना, वो अपने एसिड साइज के हिसाब से जा सकती है, बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। उसकी आपने लेयर वाइज आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। अब जब मैं आपको लेयर वगैरह पढ़ाऊंगा ना, इसमें ना बड़े सारे नाम आएंगे। एक बार आ जाओ इन नामों के फटाफट फटाफट समझ लेते हैं कहती क्या है ये सब। ठीक है, कम विद मी, लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलिवेंट नहीं है, पहले बता रहा हूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलिवेंट नहीं है, बट आपको समझा होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी क्या करती है? इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट, नाम से ही पता चल रहा है। इन्वेस्टमेंट कहां पे? शेयर्स में, सिक्योरिटीज में। क्रेडिट यानी लैंडिंग द मनी। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस क्या करती है? जो भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंस करती है। ठीक है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड क्या करती है? जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं उनको अपनी डेट्स पे करनी है। हाँ सर, उनको अपनी पुरानी डेट्स पे करनी है, तो ये उनको उनकी डेट्स पे करने में हेल्प करती है, डेट्स पे करने के लिए लोन देती है। ठीक है। तो सिंपल सी बात समझना, जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए उसको अपनी कोई पुरानी डेट पे करनी है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड पैसे देगी। फिर आते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये छोटी कंपनीज नहीं है, ये छोटे बिजनेस के लिए कंपनीज है, छोटे बिजनेस को फाइनेंस देती है। फिर आता है नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। नाम से पता चल रहा है नॉन ऑपरेटिंग मतलब इनके खुद के कोई ऑपरेशन नहीं है। फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी मींस इट इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज। फाइनेंशियल यानी इसकी सब्सिडरी कोई बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोई म्यूचुअल फंड हो सकती है। ठीक है सर। एसेट फाइनेंस कंपनी का काम बड़ा सिंपल है, ये हेल्प करती है बोरोवर को टू परचेज द एसेट्स ऑन ईएमआई। लोन कंपनी क्या करेगी? लोन देगी। मॉर्गेज गारंटी कंपनी क्या करती है? गारंटी देती है टू द लेंडर, ताकि अगर बोरोवर कोई भी डिफॉल्ट करे तो ये उस डिफॉल्ट का पैसा उठा लेगी। ठीक है। इट गिव्स टू द गारंटी टू द लेंडर फॉर बोरोवर्स डिफॉल्ट। फिर आता है पीयर टू पीयर लेंडिंग। पीयर टू पीयर में क्या हो रहा है सर? 2 पीयर है, एक लेंडर है, एक बोरोवर है। एनबीएफसी क्या करती है? एक प्लेटफॉर्म देती है एज अ एजेंट, कि भाई लेंडर पैसा देगा, बोरोवर को पैसा मिलेगा, ये बस एज अ एजेंट एक्ट करेगी। मतलब अगर बोरोवर ने डिफॉल्ट किया तो बैंड किसकी बजेगी? सर बैंड लेंडर की बजेगी, एनबीएफसी का कोई रिस्क नहीं है। ठीक है सर। फिर आ जाओ अकाउंट्स एग्रीगेटर। एग्रीगेटर मतलब इकट्ठा करना, एग्रीगेट करना। तो ये क्या करती है? जितनी भी बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करती है, शेयर करती है। कलेक्ट्स, स्टोर्स, शेयर्स द बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन। फिर आती है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। हम इसके बारे में कारो 2020 में डिटेल में बात करते हैं। ये इन्वेस्ट करती है इन द ओन ग्रुप कंपनीज, और जो भी इसके एसेट्स होते हैं मिनिमम 90% इसी तरह के होते हैं। फिर आता है एनबीएफसी फैक्टर। ये बात करता है फैक्टरिंग बिजनेस की, यानी बाइंग द डेटर्स ऑन डिस्काउंट। एंड लास्ट में आती है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, जिसको बोलते हैं एसपीडी। सर एसपीडी का काम क्या है? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, पब्लिक से पैसा लो, गवर्नमेंट को दो। पब्लिक को क्या मिला? मैंने कहा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें डील करती है, ताकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ये मार्केट में बेच सके और पब्लिक से पैसे वगैरह इकट्ठा कर सके। बात समझ आती है? आती है सर। तो वापस एक बार अपने नोट्स पे आओ, तो देखो क्या कहता है। एक ये छोटा सा टॉपिक दे रखा है, कंपनीज एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। इसको आप एक बार रीड कर लेना, इसमें कुछ नहीं है। हो सकता है इसे एमसीक्यू वगैरह पूछ ले कि बताओ इन कंपनीज को क्या आरबीआई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? आंसर इज नो, नहीं लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इनका रेगुलेटर आरबीआई नहीं है। इनका जो रेगुलेटर है आरबीआई नहीं है, बाकी रेगुलेटर्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड बेनिफिट कंपनीज है, क्योंकि कंपनीज एक्ट वगैरह में आती है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखता है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज होती है, स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज हो गई तो ये सेबी देख लेता है। स्टॉक ब्रोकिंग, सब ब्रोकिंग सेबी देख लेता है। मर्चेंट बैंकिंग कंपनी भी सेबी देख लेता है। वेंचर कैपिटल फंड्स को भी सेबी देख लेता है। नेशनल हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसको नेशनल हाउसिंग बोर्ड देखता है, वो फिर आरबीआई देखेगा नहीं। ठीक है सर। निधि कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस कंपनी को आईआरडीए।
चिट कंपनीज को चिट फंड एक्ट, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कंपनीज का अलग रहेगा कोई, मॉर्गेज गारंटी कंपनी और स्पेसिफाइड माइक्रो फाइनेंस कंपनी, तो इन सब के कोई ना कोई रेगुलेटर अलग है, तो इनको आपने बस एक बार रीड करके चलना है, दैट्स इट। लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। जो भी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका एसेट साइज 100 करोड़ से कम है, या फिर एसेट साइज 100 करोड़ या उससे ज्यादा है बट इसके पास कोई भी पब्लिक फंड्स का एक्सेस नहीं है, अगेन सर यहां पे आरबीआई की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ठीक है सर। फिर इसके बाद हमने बात की थी एनबीएफसी क्लासिफिकेशन, आरबीआई स्केल बेस्ड रेगुलेशन, एसबीआर। जल्दी से पानी के दो दो घूंट लगाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से 2 नंबर का एमसीक्यू आया था नवंबर 24 में, तो ध्यान से करके चलना, ठीक है सर। कहता है जो एनबीएफसी की क्लासिफिकेशन है ना, ये 4 लेयर में है, बेस्ड ऑन देयर एसेट साइज, एक्टिविटी एंड रिस्कीनेस। सर ये 4 लेयर क्या है? बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। सबसे पहले बेस लेयर की बात करते हैं। बेस लेयर में कौन सी एनबीएफसी आएंगी? मरियल, यानी सबसे पहले नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिसका एसेट साइज 1000 करोड़ से कम है, एसेट साइज इज लेस देन 100 करोड़, 1000 करोड़, ठीक है सर। या फिर एनबीएफसी ये सब एक्टिविटीज कर रही है, ऐसी एक्टिविटीज कर रही है जिसमें कोई रिस्क ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पीयर टू पीयर लैंडिंग, एक बंदे ने दूसरे बंदे को पैसे दिए, इसमें एनबीएफसी कोई रिस्क है? नहीं सर। अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है अकाउंट एग्रीगेटर। नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी कोई धंधा कर ही नहीं रही, या फिर इसके पास कोई पब्लिक फंड्स नहीं है, कस्टमर इंटरफेस नहीं है, अगेन ये किस में जाएगी? बेस लेयर में जाएगी। तो मैंने कहा था हमने बेस लेयर कैसे याद रखी थी? सर बड़ा सिंपल है, घर का जो बेस होता है वो कौन सेटअप करता है? सर घर का जो बेस होता है वो सेटअप करते हैं हमारे पेरेंट्स, और पेरेंट्स में एक फेमस पेरेंट्स है हमारे पा का मतलब क्या है? पी फॉर पीयर टू पीयर लेंडिंग, ए फॉर अकाउंट्स एग्रीगेटर। अच्छा, पेरेंट कंपनी को क्या बोलते हैं? होल्डिंग कंपनी। नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है। लास्ट में बस ध्यान रखना, कोई पब्लिक फंड्स नहीं है, कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है, तो भी आप यहां पे जाओगे, बेस लेयर का पार्ट बनोगे, ठीक है? ठीक है सर। फिर आते हैं मिडल लेयर पे। मिडल लेयर में क्या आएंगी? मैंने कहा सबसे पहले मिडल लेयर में आएंगी सारी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। हियर द साइज डज नॉट मैटर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एसेट साइज, सबकी सब मिडल लेयर में जाएंगी, ठीक है सर। फिर कहता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ और उससे ऊपर है, क्योंकि लेस देन 1000 करोड़ तो यहां आ गया, तो जिसका 1000 करोड़ या उससे ऊपर है वो आ जाएगी मिडल लेयर में। एंड आखिरी में कहता है जो भी ये सब एक्टिविटीज कर रही हैं, जो भी ये सब एक्टिविटी कर रही है, ये भी मिडल लेयर में जाएंगी। अब ये सब एक्टिविटी क्या क्या है? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, कोई स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर है, ये सब के सब मिडल लेयर का पार्ट बन जाते हैं। सर आपको ये सारे नाम कैसे याद हैं? मैंने कहा मैंने टेक्निक लगा रखी है, मैंने एक टेक्निक लगा रखी है, बड़ा सिंपल है। बेस लेयर में आपका बेस सेट हो गया, मैंने कहा हाँ। अब जब बेस सेट है तो बेस को क्या बोल सकते हैं? कोर रेडी है। कोई भी घर बनाने के लिए क्या रेडी होना चाहिए? कोर रेडी होना चाहिए। तो मैंने कहा कोर जब रेडी है तो आप अपना घर बना लो, यानी हाउसिंग। हमारा घर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब आपने घर बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या घर सब साथ रह के बनाते हैं या अकेले अकेले बनाते हैं? सर घर हम अकेले अकेले बनाते हैं, फिर जब घर बन जाता है तो सब साथ आ जाते हैं, यानी आपने अकेले खड़े होकर बनाना है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। तो ये पांचों के पांचों पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। एक बार आ जाओ, लास्ट बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या थे सर? बेस रेडी हो गया, यानी कोर इज रेडी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। फिर इस पे क्या बनाएंगे? घर बनाएंगे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हमारा घर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। और लास्ट में आ गया हमारा फेवरेट स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, अकेले खड़े होके। अब सर एक बात बताओ, सपोज अगर कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका एसेट साइज है 800 करोड़, तो भी क्या वो मिडल लेयर में आएगी? मैंने कहा हाँ, साइज डज नॉट मैटर। तो अगर कोई कंपनी ये सब एक्टिविटीज कर रही है तो भी वो मिडल लेयर का ही पार्ट बनेगी। क्या ये बात समझ आती है? आती है सर। फिर हमने 2 लेयर की बात करी, अपर लेयर और टॉप लेयर। इसमें बस आप इतना ध्यान रखना, जो भी टॉप 10 एनबीएफसी होती है ऑन द बेसिस ऑफ एसेट साइज, वो अपर लेयर में जाती हैं। टॉप लेयर हमेशा खाली रहती है, ठीक है? टॉप लेयर इज आइडियली एम्प्टी। और उसके बाद ये कहता है अगर आरबीआई को लगेगा नहीं एनबीएफसीज के जो ऑपरेशन है वहां पे रिस्क बढ़ती जा रही है, वहां पे कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ती जा रही है, डिफॉल्ट रेट्स शायद बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर हो सकता है टॉप लेयर में एनबीएफसीज बढ़ती जाए, तो क्या होगा? अपर लेयर से टॉप लेयर में चली जाएंगी। सिंपल है सर। फिर सर इसी टॉपिक का फॉलो ऑन टॉपिक इन्होंने और दे रखा है, मतलब इनको ना चैन नहीं मिला इतना अजीब अजीब बात पढ़ा के। कहते हैं इसका एक फॉलो ऑन टॉपिक और देंगे, कैटेगराइजेशन ऑफ एनबीएफसी कैरिंग आउट स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से समझना, आरटीपी का क्वेश्चन है।
सबसे पहले कहता है आप बेस लेयर के बारे में बताओ। तो जो भी एनबीएफसी P2P है, अकाउंट्स एग्रीगेटर है, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है, जिसके पास पब्लिक फंड्स और कस्टमर इंटरफेस नहीं हो, तो बेस लेयर में रहेगी। ऊपर ये बात पड़ी थी। अब मिडिल लेयर की बात करो। मिडिल लेयर में जो आपने इतनी सारी एनबीएफसी पढ़ी ना, उसमें से 2 एनबीएफसी कहते हैं हमेशा मिडिल लेयर में रहेंगी, अपर लेयर में जाएंगी ही नहीं। सर कौन कौन सी? एक तो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। बोलो मेरे साथ, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। तुम बोलते क्यों नहीं हो? मुंह में दही जमा रखी है। बोलो भाई, एग्जाम मेरा है तुम्हारा है? सर हमारा है। तो बोलते क्यों नहीं हो? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड और स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर जो हैं, ये दोनों कहां रहेंगे? सर मिडिल लेयर में रहेंगे। इसके अलावा जितनी भी बाकी एनबीएफसी आती है मिडिल लेयर में, कौन कौन सी? डिपॉजिट टेकिंग, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रा फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये मिडिल का भी पार्ट बन सकते हैं, अपर का भी, बट बेस का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है सर। फिर मैंने बोला जो भी रिमेनिंग एनबीएफसीज हैं, अब ये रिमेनिंग एनबीएफसी में कौन कौन है? एनबीएफसी आईसीसी, एमजीसी, फैक्टर्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये कहीं भी रह सकती हैं। इन एनी ऑफ द लेयर दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द लेयर। अब सर ये गंदे गंदे नाम कैसे याद रखें? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है? बोलो क्रिकेट। क्रिकेट सर। क्रिकेट कौन सी एंटिटी चलाती है? आईसीसी। आईसीसी यानी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। ठीक है सर। और क्रिकेट में फेवरेट ग्राउंड कौन सा है? वन ऑफ द फेमस ग्राउंड एमजीसी। तो अपन भी ऐसे ही ध्यान रखेंगे, आईसीसी वो एमसीजी है, अपन एमजीसी ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का स्टेडियम, आईसीसी, एमजीसी। एमजीसी में कौन खेल रहा है? बोलो छोटे बच्चे। छोटे बच्चे यानी माइक्रो फैक्टर्स। ठीक है। तो अपन 4 नाम इजीली ध्यान रख सकते हैं, आईसीसी, एमजीसी। उसके बाद एमजीसी में कौन खेल रहे हैं? छोटे बच्चे, छोटे यानी माइक्रो फैक्टर्स। तो ये आपके चारों नाम हो गए। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, फिर उसके बाद क्या था? मॉर्गेज गारंटी कंपनी, फिर आते हैं हमारे छोटे को क्या बोलते हैं? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और आखिरी में आ जाएंगे एनबीएफसी फैक्टर्स। ठीक है। तो चारों के चारों पॉइंट डन डना डन डन। बहुत बढ़िया। अब लास्ट में आता है सर कि गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी है, इनमें दम नहीं है। तो क्योंकि इनमें दम नहीं है, तो ये सिर्फ बेस लेयर का पार्ट बन सकती है और मिडिल लेयर का अपर लेयर में नहीं डालेंगे, हम इनको अपर लेयर में नहीं डालेंगे। तो लास्ट बार आ जाओ, एक बार कैटेगराइजेशन ऑफ एनबीएफसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेस लेयर के बारे में बता दो। ये सब एनबीएफसी बेस लेयर में आती है। P2P, अकाउंट्स एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। ठीक है। ये सब बेस लेयर का पार्ट बनती है, जिसके पास कोई कस्टमर फंड नहीं है, पब्लिक इंटरफेस नहीं है। दूसरी एनबीएफसी मिडिल लेयर की बात करते हैं। मैंने बोला था एसपीडी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ये कहीं ना कहीं मिडिल लेयर का पार्ट रहेंगी। इसके अलावा जितनी भी एनबीएफसी हम मिडिल लेयर में बात करते हैं, डिपॉजिट टेकिंग हो गई, पापा क्या रेडी करते हैं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई, फिर उसके ऊपर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ये मिडल का भी पार्ट रह सकती है, अपर का भी। तीसरा आईसीसी। आईसीसी वाला पॉइंट क्या था? जो भी एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी है, मॉर्गेज गारंटी कंपनी है, छोटे बच्चे, माइक्रो फैक्टर्स हैं, ये किसी भी लेयर का पार्ट बन सकती है। एंड लास्ट पॉइंट क्या था सर? लास्ट पॉइंट था गवर्नमेंट वाली। जो गवर्नमेंट वाली एनबीएफसी किसी भी लेयर का पार्ट नहीं, किसी का भी नहीं, ये सिर्फ बेस और मिडल का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि मरियल है ये, बाकी उसमें नहीं जाएंगी। अपर और मिडल का, अपर और टॉप का पार्ट नहीं बन सकती। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब आओ मेरे साथ, डिफरेंस बिटवीन अ बैंक एंड एनबीएफसी। सर ये तो सबसे मरियल टॉपिक है। ठीक है, ये तो सबसे प्यारा टॉपिक है। कुछ नहीं करना, मुझे बताओ सबसे पहले पैसा कैसे आता है? डिपॉजिट से। तो ये कहता है जो एनबीएफसी है ना, वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती। तो जो सेविंग करंट अकाउंट के डिपॉजिट आप बैंक में डालते हो, ये एनबीएफसी में अलाउड नहीं है। अब जो डिपॉजिट ये लेती है, वहां पे इंश्योरेंस ही नहीं है। तो कल को अगर एनबीएफसी डूब गई तो पैसा भी डूब जाएगा। ओ माय गॉड। सो डीआईसीजीसी जो होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, उसकी इंश्योरेंस फैसिलिटी इसके डिपॉजिट्स पे नहीं मिलती। फिर सर पैसे का क्या करेंगे? कहता है पेमेंट भी नहीं कर सकते। एनबीएफसीज डोंट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। तो जो आप बैंक से यूपीआई वगैरह की ट्रांजेक्शन करते हो, डेबिट कार्ड की ट्रांजेक्शन करते हो, और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन करते हो सर, चेक्स देते हैं, वो सब अलाउड नहीं है। एंड आखिरी में कहता है बैंक्स को बोला गया था कि प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देना, तो वो सब चीजें ना एनबीएफसी पे एप्लीकेबल नहीं है। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर का मिनिमम एक्सपोजर होता है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनबीएफसी। तो यही 4 पॉइंट दे रखे हैं। आ जाओ फटाफट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट बट कैन एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट। जो डिपॉजिट है उस पर इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं है। डोंट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, आप कोई चेक्स ड्रॉ नहीं कर सकते। और आखिरी में कहता है नो मिनिमम एक्सपोजर टू द प्रायोरिटी सेक्टर। इस पे हो सकता है ऐसे 4 नंबर का सवाल पूछ ले। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? क्लियर है सर। पानी के 2-2 घूंट लगाओ एंड चैट बॉक्स पे रेडी। चलो चलो भाई, चलो चलो।
अब सर आता है एकदम बढ़िया नया वाला अमेंडमेंट वाला टॉपिक, प्रूडेंशियल नॉर्म्स। सर ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स कौन है? मैंने कहा बड़ा सिंपल टॉपिक है, इधर देखो। इसमें से आपको थोड़ी थोड़ी फील आएगी किसकी? जो बचपन में बैंक ऑडिट पढ़ते थे ना इंटर में, हाँ वैसे ही टॉपिक है। कहता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए, आईआरएसी होना चाहिए। आईआरएसी मतलब इनकम रिकॉग्निशन, एसिड क्लासिफिकेशन। जैसी क्लासिफिकेशन वैसा प्रोविजन आपने बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी, मतलब जो भी आपके पास एसिड्स और बैलेंस शीट आइटम्स हैं उसके हिसाब से एडिक्वेट कैपिटल फंड्स होने चाहिए। अब दो तरह के कैपिटल फंड्स होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 इज अ हाई क्वालिटी कैपिटल, टीयर 2 इज अ बैड क्वालिटी कैपिटल। कितना मिनिमम कैपिटल रेशियो चाहिए? 15%, इंक्लूडिंग बोथ टीयर 1 एंड टीयर 2। अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ टीयर 1 कैलकुलेट करो तो वो भी कम से कम 10% निकलना चाहिए। बट यही अगर आप मुथूट गोल्ड फाइनेंस हो, मन्नापुरम गोल्ड फाइनेंस हो, यानी घर पे पड़ा है सोना फिर काहे को रोना, यू आर डूइंग द लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, तो फिर ये टीयर 1 कम से कम 12% होनी चाहिए। इफ सच टाइप ऑफ लोन्स दैट यू हैव गिवन अगेंस्ट द गोल्ड ज्वेलरी, दीज आर मिनिमम 50% ऑफ द फाइनेंशियल एसेट। अगर आपके फाइनेंशियल एसेट का कम से कम 50% लोन यही है कि आपने किसी से गोल्ड ज्वेलरी गिरवी रखवाई और उसको लोन दिए, देन सर ऐसे केस में मिनिमम टीयर 1 कैपिटल शुड बी 12%। सो 15, 10 और 12, बोलो मेरे साथ, 15, 10 और 12। 15% क्या है? टीयर 1 टीयर 2 दोनों मिला के। 10% क्या है? सिर्फ टीयर 1, और 12 है टीयर 1 जब आप हो मुथूट गोल्ड फाइनेंस या मन्नापुरम गोल्ड फाइनेंस लैंडिंग अगेंस्ट द गोल्ड ज्वेलरी। अब आ जाओ टीयर 1 टीयर 2 की कैलकुलेशन सीखते हैं। सबसे पहले टीयर 1 कैपिटल में आते हैं ओन्ड फंड्स। ओन्ड फंड्स यानी जनरली, ये वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है बट समझना, इक्विटी, फ्री रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन। मैंने कहा क्यों? रिवैल्यूएशन टीयर 2 का पार्ट बनता है, ठीक है सर। अब ये जो ओन्ड फंड्स है ना, इसमें से एक्सेस इन्वेस्टमेंट्स आप माइनस कर दोगे। एक्सेस इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ अदर एनबीएफसी, या इन्वेस्टमेंट इन द शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, लोन, लीज फाइनेंस, हायर परचेज फाइनेंस इन द सब्सिडरी और ग्रुप कंपनीज। सिंपल सी बात है, किसी ना किसी तरह से सब्सिडरी या ग्रुप कंपनीज को पैसा दे रखा है। तो अगर आपने पैसा दे रखा है बाकी एनबीएफसीज को या सब्सिडरी और ग्रुप कंपनीज को थ्रू शेयर्स, डिवेंचर्स और व्हाटएवर वे, एंड इट इज मोर देन 10% ऑफ द ओन्ड फंड्स, 10% तक दिया चलेगा, बट इफ इट इज मोर देन 10% ऑफ द ओन्ड फंड्स तो हम इसको डिसअलाउ कर देंगे, इसको माइनस करना पड़ेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द टीयर 1 कैपिटल। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ओन्ड फंड्स है 5 करोड़, इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसी प्लस ग्रुप कंपनीज है 2 करोड़। मुझे बताओ कितना करना चाहिए था? 10% तक। 5 करोड़ का 10% कितना होता है? 50 लाख। 50 लाख तक करते, बढ़िया बढ़िया चलता। आपने जितना पैसा 50 लाख के ऊपर किया, कितना पैसा 50 लाख के ऊपर है? 1.5 करोड़। वो 1.5 करोड़ हम डिसअलाउ कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, एक्सेस इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.5 करोड़ विल बी डिसअलाउड। तो टीयर 1 का पार्ट बनेगी ओन्ड फंड्स। ओन्ड फंड्स कितने हैं? 5 करोड़। इसमें से कितना डिसअलाउ हो गया? 1.5 करोड़। तो 3.5 करोड़ विल बिकम अ पार्ट ऑफ टीयर 1 कैपिटल। इजी पीजी, इजी सर। फिर आ जाओ परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड, सर परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट नाम से पता चल रहा है परपेचुटी, इनको कभी भी आपने रिडीम करना ही नहीं है, क्योंकि रिडीम नहीं करना, इनमें से इक्विटी की फील आती है। तो अगर ये एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग है तो ये भी आपके टीयर 1 का पार्ट बनेंगे। मैंने कहा कितना? अप टू 15%। अप टू 15%। अब ये 15% किसका लेना है? एग्रीगेट टीयर 1 कैपिटल एज एट 31 मार्च ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। मतलब पिछले साल की जो टीयर 1 कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, उसका अप टू 15% तक आप परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट यहां पे डाल सकते हो। सर जो 15% के ऊपर होगा उसका क्या करें? मैंने कहा वो भी टीयर 2 में चला जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं टीयर 2 में चला जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं, प्रीवियस ईयर की 31 मार्च की टीयर 1 कैपिटल थी 3 करोड़। मैंने कहा ठीक है, पीडीआईज इशूड ड्यूरिंग द ईयर है 60 लाख। मुझे बताओ कितना अलाउड था? सर 3 करोड़ का 15%। 3 करोड़ का 15% इज 45 लाख। 45 लाख तक अलाउड था। व्हाट इज मोर देन 45 लाख? 15 लाख। 60 माइनस 45 इज 15। तो मैंने कहा 45 लाख तक तो आप टीयर 1 में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो रिमेनिंग 15 लाख है ना, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ टीयर 2। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब टीयर 2 में और क्या क्या आता है? पानी के 2-2 घूंट लगाओ, आ जाओ, टीयर 2 समझाते तुमको। बाकी जितनी भी चीजें हैं ना, टीयर 2 में डालो। मैंने कहा मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स है अदर देन कंपल्सरी कन्वर्टेबल, ये टीयर 2 का पार्ट बनेंगे।
सर जो कंपल्सरीली कन्वर्टेबल है वो कहाँ जाएगा, वो तो नेट ओन फंड्स ही है, वो तो इट इज एज गुड एज ओन फंड्स, तो वो टीयर 1 में जाएगा। सो अदर देन कंपल्सरीली कन्वर्टेबल जो भी प्रेफरेंस शेयर है टीयर 2 का पार्ट बनेंगे। रीवैल्यूएशन रिजर्व पे डिस्काउंट रेट लगाओ 55%, मतलब जो भी रिजर्व है उसका आपने सिर्फ 45% लेना है, 20 लाख का 9 लाख आपके टीयर 2 में जाएगा, ठीक है सर। फिर कहता है जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व, जो भी प्रोविजन बना रखा है सारे एसेट्स पे इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड एसेट या कोई लॉस रिजर्व्स वगैरह बना रखे हैं, ये अलाउड हैं अप टू 1.25% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट। तो जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी हो रिस्क वेटेड एसेट की उसका 1.25% तक अलाउड रहेगा। फिर कहते हैं हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट, जिनको आप प्यार से बोलते हो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डेट और इक्विटी वाले, वो भी इसका पार्ट बनेंगे। सबऑर्डिनेटेड डेट जिसकी जनरली मेच्योरिटी होती है मिनिमम 5 ईयर, क्योंकि 5 साल तक पैसा देना ही नहीं, इट इज एज गुड एज अ कैपिटल, बट बेकार कैपिटल है तो टीयर 2 में डालो। एंड आखिरी में कहता है परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, जो टीयर 1 का पार्ट नहीं बने उनको आप टीयर 2 का पार्ट बना सकते हो। इसमें बस एक नोट ध्यान रखना, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है एनबीएफसी बेस लेयर, कोई बेस लेयर वाली एनबीएफसी है, तो फिर परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स टीयर 1 और टीयर 2 का पार्ट नहीं बनेंगे। अब हमने सर एक बढ़िया वाला क्वेश्चन किया एमटीपी में 25, क्वेश्चन करके शांति मिली कि भाई कुछ है नहीं कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन करो, मजा आएगा। क्वेश्चन कहता है कि भाई वेदर कुरा फाइनेंस लिमिटेड मीट्स द मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट ऑफ 15% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट। तो मुझे बताओ कैपिटल एडिक्वेसी निकालना है, तो कहता है मिनिमम आपको 15% मेंटेन करना है। आपके पास डेटा दे रखा है टीयर 1 टीयर 2 निकालने का। सबसे पहले ओन्ड फंड्स, कोई झमेला ही नहीं, सीधा दे दिया ओन्ड फंड, किस में जाएगा, टीयर 1 में जाएगा। मैंने कहा ओन्ड फंड को उठाओ टीयर 1 में डालो। फिर इसमें से माइनस क्या होती थी, एक्सेस इन्वेस्टमेंट। तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ अदर एनबीएफसी और ग्रुप कंपनीज एक्सीडिंग 10%। क्या इन्होंने एक्सेस इन्वेस्टमेंट निकाल के दे दी, निकाल के दे दी। तो 150 करोड़ को माइनस करो एक्सेस इन्वेस्टमेंट, कितना आ गया टीयर 1, 850 करोड़। अब इसमें क्या ऐड होगा, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन में लिखा नहीं है नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, बट मान लेते हैं क्योंकि परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट दे ही रखा है। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द कंपनी 120 करोड़। अब ये कितने हो सकते थे सर, ऊपर वाली लिमिट थी 10%, नीचे वाली थी 15%, ऐसे याद रहता है ना, 10% 15%। अब 15% किसका, पिछले साल का, जो पिछले साल की टीयर 1 कैपिटल थी एज ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर, उसका आपने 15% लेना था। दे ही नहीं रखी, दे ही नहीं रखी, तो ये मान लो जो भी 120 करोड़ है ये विद इन द लिमिट है, ये कहीं ना कहीं विद इन द लिमिट है। तो मैंने पूरे 120 करोड़ उठाए और अजम्पशन लिख दी कि दीज आर विद इन द लिमिट्स ऑफ टीयर 1 कैपिटल। तो टोटल टीयर 1 कैपिटल आ गई 970 करोड़, 1000 माइनस 150 प्लस 120, 970 करोड़ की टीयर 1 आ गई, ठीक है सर। अब आ जाओ टीयर 2 निकालते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स नॉट कंपल्सरीली कन्वर्टेबल ऐड होगा। रीवैल्यूएशन रिजर्व 200 करोड़, इस पे कितना डिस्काउंट लगाओ सर, 55% का डिस्काउंट, यानी इसकी सिर्फ 45% वैल्यू आपने यहां पे कंसीडर करके चलनी है। 80 भी आ गया, 90 भी आ गया। फिर कहता है जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व्स 50 करोड़। यहां पे क्या था सर, एक्चुअल ले लो और रिस्क वेटेड एसेट्स का 1.25% ले लो। तो रिस्क वेटेड एसेट्स है 8000 करोड़, जिसका 1.25% आता है 100 करोड़। तो 50 करोड़ के प्रोविजन है, 100 करोड़ तक अलाउड है, तो ठीक है 50 ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर कहता है हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट सबऑर्डिनेटेड डेट, ये दोनों के दोनों आप एज इट इज ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 90 और 140 जैसे इन सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा 450 करोड़। बस इतना देख लेना, जो भी टीयर 2 है वो टीयर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो टीयर 1 वाज 970, इट इज 450, इट इज नॉट मोर देन द टीयर 1, तो इतना चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाल लो। टीयर 1 प्लस टीयर 2 कितना है, मैंने कहा 970 प्लस 450, 970 प्लस 450 ये कितना आ गया, मैंने कहा जो भी आ गया उसको रिस्क वेटेड एसेट से डिवाइड करो तो आपका आ जाएगा 17.75%। क्या सबका 17.75% आया, यस और नो, यस सर। सो इट मीट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 15%। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्या यही मेजर क्वेश्चन आज हमने कवर किया था, हाँ सर। इसके बाद मेरे को लगता है हमने एकदम मरियल मरियल चीजें पढ़ी थी, रिस्क वेट्स पढ़े थे, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको रिस्क वेट्स पता होने चाहिए ऊपर ऊपर से कि कौन चीज के लिए कौन सा रिस्क वेट लगता है। तो मैं बताऊं ना, जितनी भी सिक्योर्ड चीजें हैं, जितनी भी सिक्योर्ड चीजें यहाँ पे जहां पे भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, रिस्क इज जीरो। कैश एंड बैंक जीरो, लोन्स एंड एडवांसेस विच आर फुली सिक्योर्ड जीरो, लोन्स एंड एडवांसेस टू द एम्प्लॉइज, पैसा नहीं देगा तो निकाल दूंगा, देगा पैसे पूरे, तो मैंने कहा वहां पे भी इट इज जीरो। फिर कहता है जो टीडीएस कट गया या जो एडवांस टैक्स है गवर्नमेंट तो उसका बेनिफिट देगी, जीरो। जो भी इंटरेस्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जीरो। जो मैंने गवर्नमेंट से कोई गवर्नमेंट को पैसा वगैरह दे रखा है, ठीक है, एनी फंड बेस्ड क्लेम्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, रिस्क इज जीरो। बट सर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, मैंने पैसा किसी और को दिया है, गारंटी स्टेट गवर्नमेंट की है, तो रिस्क इज 20%।
इफ द डिफॉल्ट इज नॉट मोर देन 90 डेज। अगर डिफॉल्ट 90 डेज से ऊपर हुआ तो फिर 100% रिस्क है, बट अगर डिफॉल्ट ही नहीं है या डिफॉल्ट इज अप टू 90 डेज तो फिर सर रिस्क इज ओनली 20%। तो 20% के सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, एक ये हो गया। दूसरा कहता है अगर आपने बॉन्ड में पैसा लगाया किसी की एसबीआई के, किसी पंजाब नेशनल बैंक के, पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो अगेन यहां पे रिस्क है 20%। फिर एक पॉइंट आता है 50 वाला। मुझे बताओ 50-50 पार्टनरशिप को क्या कहते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो अगर कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जहां पे इन्होंने कोई मेट्रो प्रोजेक्ट बनाया, कोई रेल प्रोजेक्ट बनाया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया, जिसको कम से कम 1 साल हो गया कमर्शियली ऑपरेट करते हुए, तो यहां पे रिस्क इज 50%। ठीक है। नई एडिशन क्या हुई है इसमें? सर ये जो बजाज हाउसिंग वाले लोन देते रहते हैं ना कंज्यूमर्स को, हर चीज के लिए कंज्यूमर को लोन देते हैं, आरबीआई बड़ा तंग आ चुका है। तो आरबीआई कहता है जब भी आप कंज्यूमर्स को कोई लोन दोगे या कोई क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल होगा उस पे आपकी रिस्क हो जाएगी 125%। बट जो भी आप हाउसिंग के लिए लोन देते हो, एजुकेशन के लिए देते हो, व्हीकल के लिए देते हो, दीज आर कंसिडर्ड टू बी अ लिटिल सिक्योर्ड, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसी तरह कोई लोन अगेंस्ट द गोल्ड ज्वेलरी है, गोल्ड बेच देना अगर ना आए पैसा तो। ठीक है सर। फिर माइक्रो फाइनेंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो अगेन वहां पे 125% की टेंशन नहीं है। इसके अलावा जो भी कैटेगरीज हैं सबको आपने 100% में डाला है। एवरीथिंग हैज टू बी पुट इन 100%। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। इतना पक्का नहीं है कि ये लोग ऐसे रिस्क वेट पूछेंगे, बट आई फील आपको पता होना चाहिए। तो लॉजिकली ध्यान रखना, जहां गवर्नमेंट है और सिक्योर्ड है 0, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है 20%, पब्लिक सेक्टर बैंक का बॉन्ड है 20%, 50-50 पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तो 50%, एंड लास्ट में अदर्स की कैटेगरी में सब 100% में गए, कंज्यूमर को पैसा दिया तो 125%। इनकम रिकॉग्निशन बड़ा सिंपल है। अगर एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, आपको पता है पैसा आएगा ही नहीं, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है पैसा रिकॉग्नाइज मत करो। जब तक पैसा रियलाइज ना हो जाए तब तक आप उसमें इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। सर एक बात बताओ, एनपीए बनने से पहले मैंने कई सारी इनकम अक्रू कर रखी है, उसका क्या करूं? मैंने कहा उसको रिवर्स मार दो। तो जो भी आपने इनकम अक्रू कर रखी है उसको रिवर्स मारो, पीएनएल डेबिट टू अक्रूड इनकम। अब एसिड क्लासिफिकेशन बड़ी सिंपल है, ड्यू डेट से लेके 180 डेज तक स्टैंडर्ड कैटेगरी। जैसे ही एनपीए बन गया 18 महीने तक या 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड में रहेगा। फिर आप उसको डाउटफुल की कैटेगरी में डालोगे और डाउटफुल से अगर होप छोड़ दी तो लॉस एसेट में डाल देना। अब सर ये 12 महीने किसके लिए? मैंने कहा 12 महीने एनबीएफसी मिडल लेयर एंड अबव। स्टैंडर्ड एसेट का मतलब होता है कोई डिफॉल्ट वगैरह नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल रिस्क है, कोई टेंशन नहीं है। सब स्टैंडर्ड क्या होता है? मैंने कहा सब स्टैंडर्ड एक एनपी होता है अप टू 18 मंथ्स। अगर मिडिल लेयर एंड अबव है तो यही अप टू 12 मंथ्स हो जाएगा। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ लें। अगर आपने किसी का भी लोन रीनेगोशिएट किया है, उसने बोला मैं 1 साल बाद नहीं 2 साल बाद देना चाहता हूं, रीस्केड्यूल वगैरह किया है या रीस्ट्रक्चर किया है, तो जिस भी टाइम पे आपने ये सब चेंजेस करे हैं लोन में, उस डेट ऑफ चेंज से लेके 1 साल तक अगेन आप उसको सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रखोगे। ठीक है सर। डाउटफुल कब आएगा? मैंने कहा डाउटफुल बड़ा सिंपल है, जब ये 18 और 12 महीने बीत जाएंगे इसके बाद का जो भी एरिया है वो डाउटफुल में जाएगा। तो यही बात इन्होंने यहां लिख रखी है। अब सर एक बात बताओ, हमने तो सुना था 90 डेज होता है, आप बोल रहे हो 180 डेज। मैंने कहा होता 90 डेज ही है, बट आपके मटीरियल में दे रखा है 180 डेज। तो इन्होंने बोल रखा है कि पहले 180 डेज हुआ करता था, अब जैसे जैसे ये डेट्स आएंगी वैसे वैसे एनपीए के लिए अपन 90 डेज लेंगे। तो ये कहता है अगर क्वेश्चन में दे रखा हो 31 मार्च 24 की डेट है, तो वहां पे आपने एनपीए के लिए फिर 180 डेज कंसीडर नहीं करने, 150 डेज कंसीडर करने, कि अगर 150 डेज से ज्यादा हो गए तो एनपीए की कैटेगरी में डालो। अगर 31 मार्च 25 दे रखा है, जो वो भी डेट निकल चुकी है, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, तो मैंने कहा यहां पे आपने 120 डेज लेने हैं। और अगर 31 मार्च 26 दे रखा है तो फिर आप 90 डेज लेके चलोगे। मुझे नहीं लगता यहाँ पे ऐसे को ज्यादा परेशान करना चाहिए। क्वेश्चन में जनरली दे देंगे कि ये एनपीए, ये सब स्टैंडर्ड है, ये डाउटफुल है। आप यहाँ पे प्रोविजन कैलकुलेट करके बताओ, आप यहाँ पे प्रोविजन कैलकुलेट करके बताओ, जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कहते हैं जिन एनबीएफसी के ऊपर 90 डेज लगता है उनको वही फॉलो करना है। अब ये कौन एनबीएफसी है? नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। अब आ जाओ सर, इसी प्रोविजन से रिलेटेड लास्ट टॉपिक क्या कहता है? ये कहता है प्रोविजनिंग। मैंने कहा प्रोविजनिंग बड़ी सिंपल है, पानी के 2-2 घूंट लगाओ, चैट बॉक्स में रेडी। चलो माही ने तो भाई साहब सारी लिमिट्स लिख दी। सर प्रोविजनिंग क्या है? मैंने कहा प्रोविजनिंग बड़ी सिंपल है। सबसे पहले बताओ स्टैंडर्ड एसेट पे कोई प्रोविजन बनना चाहिए? नहीं सर, क्योंकि स्टैंडर्ड एसेट पे कोई प्रोविजन नहीं बनना चाहिए। आरबीआई कहता है थोड़ा थोड़ा बना लो।
डेसिमल्स में बना लो। तो मैंने कहा डेसिमल का क्या मतलब है, अगर आप छोटी एनबीएफसी हो बेस लेयर वाली तो हम आपको छोटी परसेंटेज दे रहे हैं 0.25%। थोड़ी एनबीएफसी बड़ी हो मिडिल लेयर एंड अबव तो आप थोड़ा बड़ा बना लो 0.4%। ठीक है सर। अब जो भी ये प्रोविजन बनाओगे ऐसा मत कर देना कि एडवांस की अमाउंट लिखी है, इसमें से आपने ये प्रोविजन माइनस कर दिया। जनरली अपन यही करते हैं, जो एडवांस की अमाउंट लिखी होती है उसमें से प्रोविजन माइनस करते हैं। आरबीआई कहता है ऐसा मत करना। जो स्टैंडर्ड एसेट का प्रोविजन है उसके लिए आप इसको नेट ऑफ मत करना एडवांसेस से, आप इसको अलग से शो करना एज अ कंटिंजेंट प्रोविजन अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एसेट इन द बैलेंस शीट। तो हो सकता है एमसीक्यू में टाइम पास वाली चीज पूछ लें। फिर कहता है सब स्टैंडर्ड एसेट के लिए 10%, डाउटफुल के लिए अगर सिक्योर्ड है अप टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर, 20, 30, 50। और अगर डाउटफुल अनसिक्योर्ड है या लॉस एसेट है, दोनों एक ही थाली के हैं, दोनों पे आप 100% बनाओगे। तो बड़ी सिंपल लिमिट्स हैं। स्टैंडर्ड के लिए डेसिमल वाली 0.25%, 0.4%, छोटी एनबीएफसी के लिए 0.25, बड़ी एनबीएफसी के लिए 0.4। फिर सर लिमिट्स बड़ी सिंपल है, 10, 20, 30, 50। एक बार बोलो मेरे साथ, 10, 20, 30, 50। सर 10% किसके लिए, सब स्टैंडर्ड के लिए। फिर डाउटफुल को खोल दो, अप टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर, 20, 30, 50। अगर ये डाउटफुल अनसिक्योर्ड है या लॉस एसेट है, एक ही बराबर है, दोनों पे 100% लगेगा। इस पे मैंने आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन कराया था, सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करना। सर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं था, एक एनबीएफसी थी मिडिल लेयर वाली, इसने स्टैंडर्ड एसेट पे कोई प्रोविजन नहीं बना रखा। मुझे बताओ बनाना चाहिए था, हाँ 0.25% या 0.4%। बड़ी एनबीएफसी तो बड़ी लिमिट 0.4%, तो कहीं ना कहीं 200 करोड़ का 0.4% इसको बनाना चाहिए था। तो कितना बनाना चाहिए था, 80 lakhs बनाना चाहिए था, इन्होंने बनाया नील। ठीक है सर। दूसरी चीज, सब स्टैंडर्ड एसेट पे कितना बनता है, 10, 20, 30, 50, तो 10% बनना चाहिए था, इन्होंने बनाया 10%, चलेगा। डाउटफुल एसेट पे कितना बनना चाहिए, 1 to 3 ईयर, 10, 20, 30। इस पे सर 30 बनना चाहिए था, 1 to 3 ईयर वाले पे 30 बनना चाहिए था, बिकॉज इट इज फुली सिक्योर्ड। ये कहां लिखा है, इट इज फुली सिक्योर्ड लिखा है सर, ये रहा। तो इस पे 30% बनना चाहिए। 8 करोड़ का 30% इज 2.4 करोड़, यहां इन्होंने कम बनाया है। एंड लॉस एसेट पे 100%, 2 का 2 करोड़। तो आपने कुछ नहीं करना, यहां पे बोलता है प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करो और बताओ इन्होंने प्रोविजन सही बनाया या नहीं। तो कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको लिमिट सिखाई वो लिमिट्स आपने सीधा सीधा लिखनी है। फिर उसके बाद आपने प्रोविजन कैलकुलेट करके बताना है, इतना इन्होंने बनाया, इतना बनना चाहिए था। फिर बस बोलना कि 2 केसेस में इन्होंने सही बनाया है, कहां कहां सही बनाया है, सब स्टैंडर्ड और लॉस के लिए सही बनाया है, डाउटफुल और स्टैंडर्ड के लिए गलत बनाया है। स्टैंडर्ड और डाउटफुल के लिए गलत बनाया है। CAM इज करेक्ट बाय सेइंग प्रोविजन सही से नहीं बना। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। अब सर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है ऑडिट प्रोसीजर। अभी तक हमने डिस्कस करी बेसिक डिटेल्स अबाउट द एनबीएफसी की, क्या क्या प्रोविजंस इनको कंप्लाई करना पड़ता है। अब ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें इनका बिजनेस समझना है। अब बिजनेस समझने के लिए सर हमको क्या क्या इवेल्युएट करना पड़ेगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर देखो इनकी बिजनेस पॉलिसी क्या है, बिजनेस पॉलिसी से पता चलेगा क्या क्या प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज ये लोग कर रहे हैं। ठीक है सर। फिर आप इनके देखो मिनट्स ऑफ द मीटिंग और डिस्कशन विद द टॉप मैनेजमेंट से भी आप बिजनेस को समझ सकते हो। तो 3 जगहों से हमें बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दूसरा आपने क्या देखा, मैंने कहा हमने इसके अलावा देखी इनकी बिजनेस पॉलिसी, हमने डिस्कशन करी टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ, और हमने मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखे। अब सर हमको इनकी बिजनेस एक्टिविटीज जाननी क्यों है, अरे भाई जो बिजनेस एक्टिविटीज होंगी उसी हिसाब से तो डिपेंड करेगा ना ये कौन से लेयर में जाएंगी, बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। सो क्लासिफिकेशन विल डिपेंड ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है सर। अब हर कंपनी का ऑडिट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करा, आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली। फिर हम क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। वही चीज आपने करनी है, इवेलुएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो अंडरस्टैंड करो क्या अकाउंटिंग सिस्टम है, क्या कंट्रोल्स है, फिर देखो वो कितने इफेक्टिव है। अब यहां पे इफेक्टिवनेस किसकी देखनी है, सिस्टम ऑफ रिकवरी। जो भी पैसा इन्होंने लैंड किया है क्या वो पैसा रिकवर हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि सर जितने भी ऐसे फाइनेंशियल बिजनेस होते हैं, जैसे बैंकिंग बिजनेस हो गया, एनबीएफसी हो गया, यहां पे सर क्या होता है, यहां पे आपने ये देखना पड़ता है कि रिकवरी हो रही है या नहीं, कहीं एनपीएस तो नहीं बढ़ते जा रहे। अब सिस्टम ऑफ रिकवरी में कुछ नहीं करना, जितने भी मेरे एडवांसेस है मैं मॉनिटर करूंगा, अच्छा ये टाइम पे पैसा दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये नहीं दे रहा, इसके साथ फॉलो अप करो। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप। अगर मॉनिटरिंग और फॉलोअप नहीं होगा तो फिर सर एनपीएस की तादाद बढ़ जाएगी। तो ये आपने एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले बिजनेस को समझा, फिर इंटरनल कंट्रोल्स को देखा, और कंट्रोल्स भी कौन से वाले कि एडवांसेस से पैसा प्रॉपर्ली रिकवर हो रहा है या नहीं।
फिर सर आती है रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास सेक्शन है 45 आई है, रजिस्ट्रेशन कराइए। मिनिमम नेट ओन फंड्स लेके आना कितने, 10 करोड़। 10 करोड़ के मिनिमम नेट ओन फंड्स आपके पास होने चाहिए। यही लिमिट 2 करोड़ होती है। मैंने कहा किसके लिए, हमने डिस्कस किया था P2P, AA, या फिर आपका कोई भी कस्टमर इंटरफेस या फिर पब्लिक फंड्स आपने नहीं ले रखे। उसके बाद 300 करोड़ किसके लिए थी, इंफ्रा वालियों के लिए, इंफ्रा फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। ओके सर। फिर कहता है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन चेक करनी है तो इनकी कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख लो, बट अगर ये कहते हैं हमारे पास नहीं है, हमने अप्लाई कर रखा है, तो आप एप्लीकेशन चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, जैसे बैंक्स के केस में होता है वैसे एनबीएफसी के केस में भी होता है। जो भी डिपॉजिट्स लेते हैं उसका एक परसेंटेज इनको लिक्विड एसेट्स में रखना होता है, तो आपने उसकी कंप्लायंस भी चेक करनी है कि इन्होंने स्पेसिफाइड परसेंटेज लिक्विड एसेट्स में रखा है या नहीं, और इसको लेके आरबीआई के साथ क्वार्टरली रिटर्न हैज बीन फाइल्ड और नॉट। क्या ये बेसिक समझ आते हैं? हाँ सर। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस 2016। ये क्या कहती है, सारे बच्चे ध्यान से बोर्ड पे फोकस करना। ओके सर, चलो भाई चलो चलो, सारे बच्चे चलो। ये कहती है कि सर सबसे पहले जो भी डिपॉजिट एनबीएफसी एक्सेप्ट करेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, क्रेडिट रेटिंग पे। हर एनबीएफसी को ऐसे हम अलाउ नहीं कर रहे कि भाई तुम कोई भी एसेट पब्लिक से डिपॉजिट ले लो। पब्लिक सिर्फ डिपॉजिट ऐसी एनबीएफसी के पास रखेगी जिससे वो भरोसा कर सकती है, और भरोसा डिपेंड करता है क्रेडिट रेटिंग पे। तो ये कहता है सीलिंग ऑन द क्वांटम ऑफ डिपॉजिट इज लिंक टू द क्रेडिट रेटिंग बाय अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब आपने क्या करना है, एज ऑडिटर चुपचाप कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग देख ले लो, और जो कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग है उससे पता चल जाएगा इनके पब्लिक डिपॉजिट उस हिसाब से है या नहीं। अब सर क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, ऊपर जाती है तो डिपॉजिट्स ऊपर करो, क्रेडिट रेटिंग नीचे जाती है तो डिपॉजिट नीचे करो। तो जो कहता है ना वेलकम है राजीव, कैसे इशारे कर रहा है राजीव, तो वो चीज आपने यहाँ पे करनी है। क्रेडिट रेटिंग ऊपर तो डिपॉजिट ऊपर, क्रेडिट रेटिंग नीचे तो डिपॉजिट नीचे। इन केस ऑफ अपग्रेडिंग और डाउनग्रेडिंग ऑफ द क्रेडिट रेटिंग, एनबीएफसी हैज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द पब्लिक डिपॉजिट एज पर द रिवाइज्ड रेटिंग। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। अभी तक मैंने क्या बताया, जो क्रेडिट रेटिंग है उस हिसाब से डिपॉजिट्स होने चाहिए। आपने कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग लेनी है, अगर क्रेडिट रेटिंग ऊपर नीचे तो डिपॉजिट्स को भी ऊपर नीचे करना है। एंड लास्ट पॉइंट कहता है अगर क्रेडिट रेटिंग गिरते 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 डेंजर लेवल के नीचे आ गई, यानी इट इज बिलो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड, तो फिर इनको क्या करना पड़ता है, रेगुलराइज करने पड़ते हैं एक्सेस डिपॉजिट। सर रेगुलराइज का क्या मतलब है, बड़ा सिंपल है। क्या ऐसी एनबीएफसी जिसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ज्यादा गिर चुकी है, इसको नए डिपॉजिट लेना अलाउ करना चाहिए? नहीं। जो एग्जिस्टिंग है क्या इसको रिन्यू कर सकती है? नहीं। सो स्टॉप एक्सेप्टिंग द फ्रेश डिपॉजिट और रिन्यू द एग्जिस्टिंग वन। रिन्यू तभी करना जब सामने वाले का कंसेंट हो, कंसेंट इज इंपॉर्टेंट। सो कहते हैं नो मैच्योर डिपॉजिट टू रिन्यू विदाउट द कंसेंट ऑफ द डिपॉजिटर। सर एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स का क्या करें, उनको अभी रीपे करना है या मेच्योरिटी तक ले जा सकते हैं? मेच्योरिटी तक ले जाओ। एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स विल रन ऑफ टिल मेच्योरिटी, और इसके बारे में आपने आरबीआई को बताना है विद इन 15 वर्किंग डेज टू द रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई। ये आपने एक छोटी सी बात ध्यान रख के चलनी है। अच्छा, क्या इसी कॉन्सेप्ट पे हमने एक प्यारा सा क्वेश्चन किया था? हाँ सर। आ जाओ, क्वेश्चन बैंक में है, एंड देयर इज अ प्रॉपर क्वेश्चन ऑन दिस। सर कौन सा वाला क्वेश्चन था? सीए नडार नवंबर 20 एमटीपी अप्रैल 23। सर ये क्या था? मैंने कहा लास्ट लाइन पढ़ो से समझ आ जाएगा। व्हाट एस्पेक्ट सीए नडार शुड लुक इनटू इन रिलेशन टू द एक्टिविटी ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द डाउनग्रेडिंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। तो पहले आपने लिखना है डिपॉजिट शुड बी एज पर द क्रेडिट रेटिंग। फिर हमने क्रेडिट रेटिंग की कॉपी लेनी है, अगर क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड डाउनग्रेड होगी तो डिपॉजिट भी इंक्रीज डिक्रीज होने चाहिए। फिर आपने जो डेंजर लेवल वाला केस था वो बताना है कि अगर क्रेडिट रेटिंग चली जाती है बिलो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड, तो आपने ये 3-4 चीजें करके चलनी है, दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। फिर इसके बाद हम चले थे नोट्स पे, और मैंने कहा था कुछ जनरल पॉइंट्स भी कवर कर लेना। जनरल पॉइंट्स क्या थे, एक बार आ जाओ फटाफट यहां से रिवाइज कर लेते हैं। अगर डिपॉजिट लिए तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो टेस्ट चेक द इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कहीं कुछ एक्सेस इंटरेस्ट तो पे नहीं हुआ। जो भी डिपॉजिट का एक्सेप्टेंस है, रिन्यूअल है, वो तभी होगा जब रिटर्न एप्लीकेशन आएगी फ्रॉम द डिपॉजिटर। तीसरी चीज, आपने डिपॉजिट रजिस्टर चेक करना है कि जो भी इसमें बातें लिखी हैं वो रिसीट से मैच कर रही है या नहीं। अब क्योंकि डिपॉजिट्स हैं तो कुछ लिक्विड एसेट्स मेंटेन करने पड़ेंगे इन द सेफ कस्टडी विद द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, उनको चेक करो। एंड डिपॉजिट्स के लिए जो भी रिटर्न्स होते हैं क्या वो टाइमली मैनर में ये लोग फाइल कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। वापस रिवाइज करते हैं। रिवीजन के अंदर रिवीजन, इंटरेस्ट, एप्लीकेशन, डिपॉजिट रजिस्टर, लिक्विड एसेट्स और रिटर्न्स, ये कुछ 4-5 चीजें आपने देखनी है। फिर सर अगर कोई एनबीएफसी कहती है हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम तो होल्ड ही नहीं करते पब्लिक डिपॉजिट, तो देखो क्या इन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रखा है।
एंड लास्ट में एक और प्यारा सा पॉइंट ध्यान रखना, अगर कोई ग्रुप होल्डिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ग्रुप होल्डिंग मतलब जो भी इसकी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ अपने ग्रुप कंपनीज में करती है, तो देखो क्या इसने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया किसको लेके, कि इसने सिर्फ अपनी ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, जो भी इन्वेस्ट कर रखा है उन शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं करती, एंड आखिरी में इसने कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया। इस चीज को लेके बोर्ड रेजोल्यूशन लेना है, तो इस पॉइंट को सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, क्या पता काम आ जाए। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रूडेंशियल नॉर्म्स। सारे बच्चे बोर्ड पे आओ। आ गए सर। प्रूडेंशियल नॉर्म्स वाला जो टॉपिक है, क्या ये कुछ नया है या फिर जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रूडेंशियल नॉर्म्स दैट वी हैव कवर्ड? सर उसी का एप्लीकेशन है। जो हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पढ़ते हैं, आईआरएसी नॉर्म्स पढ़ते हैं, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, उसी को लेकर इन्होंने एक प्यारा सा टॉपिक क्रिएट कर रखा है। तो सबसे पहले कहता है एज अ ऑडिटर आप कैसे चेक करोगे कंप्लायंस विद प्रूडेंशियल नॉर्म? कहता है चेक द कंप्लायंस विद प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ, सबके नाम लिख दो, कैपिटल एडिक्वेसी, आईआरएसी, आईआरएसी यानी इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, जैसी क्लासिफिकेशन वैसा प्रोविजन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और एक मजे की चीज जो हमने सीखी सर, क्या? प्रोहिबिशन टू ग्रांट द लोन्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ओन शेयर्स। यानी अगर बजाज फाइनेंस के पास कोई बोरोवर आता है लोन मांगने और वो उसको सिक्योरिटी देता है जिसमें सिक्योरिटी क्या है? बजाज फाइनेंस के शेयर, तो इस तरह का लोन देना अलाउड नहीं है। प्रोहिबिशन टू ग्रांट द लोन्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ओन शेयर्स। अब सर इसी में से सेकंड पॉइंट निकालेंगे, एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग वाला। वेदर ऑल द लोन्स एंड एडवांसेस आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट, फिर उनके ऊपर प्रॉपर प्रोविजन इज मेड और नॉट। अब सर ये जो लास्ट के 3 बदमाश हैं इनको क्या बोलते हैं? एनपीएस। एनपीएस से निकालो 2 पॉइंट। 2 पॉइंट क्या क्या निकलेंगे? मैंने कहा पहला पॉइंट कहता है जो भी अनरियलाइज्ड इनकम है इसको अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट मत करना। फॉर द एनपीएस इनकम रिकॉग्नाइज्ड ऑन रियलाइजेशन बेसिस, अनरियलाइज्ड इनकम नॉट टेकन टू पीएनएल ऑन अक्रूवल बेसिस। ठीक है सर। फिर जो पिछले साल एनपीए था, देखो क्या इस बार भी एनपीए है। चेक इफ ऑल द अकाउंट्स क्लासिफाइड एज एनपीए इन द प्रीवियस ईयर कंटिन्यू इन द करंट ईयर ऑल्सो। अगर नहीं आपने उनको रेगुलर बना दिया, स्टैंडर्ड बना दिया है, तो वेदर यू हैव कंप्लाइड विद द डायरेक्शन। एंड लास्ट पॉइंट क्या था सर? डिमांड। मैंने कहा क्या डिमांड? फॉर द एनबीएफसीज ग्रांटिंग और इंटेंडिंग टू ग्रांट डिमांड और कॉल लोन। ओहो हो, अगर वो डिमांड लोन देना चाहती है या कॉल लोन देना चाहती है तो बताओ बोर्ड ने उसकी पॉलिसी बनाई या नहीं? सर डिमांड तो अलाउड नहीं था, वो डिमांड डिपॉजिट था। जो डिमांड डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं होता, बट डिमांड लोन देना, कॉल लोन देना इज अलाउड। क्या प्रूडेंशियल नॉर्म्स वाले सारे पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। अगर मैं बात करूं प्रूडेंशियल नॉर्म्स, अगेन आईसीएनएस पे क्वेश्चन पूछ रखा है 3 बार, एमटीपी अप्रैल 18, मई 24 और स्टडी मटेरियल। तो प्लीज इस टॉपिक से मजे नहीं करने, अच्छे से इसको करके चलना है। ठीक है? ठीक है सर। सो दोस्तों प्रूडेंशियल नॉर्म्स भी कंप्लीट। फिर हमने एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक किया, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड बाय एनबीएफसी। पानी के 2 घूंट लगाओ एंड चैट बॉक्स पे रेडी। चलो सबसे पहले आ जाओ, सारे पॉइंट्स अच्छे से समझते हैं। कहते हैं मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कहीं ना कहीं कोई चोरी वगैरह हुई तो उसको कहते हैं मिस एप्रोप्रिएशन, और चोरी वही करता है जो विश्वास तोड़ता है। दूसरी चीज फ्रॉडलेंट इनकैशमेंट थ्रू फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट। फ्रॉडलेंट इनकैशमेंट का मतलब है अगर मान लो किसी ने एफडी रखवा रखी है एनबीएफसी में और कोई दूसरा बंदा उसको इनकैश करके चला गया, उसका साइन फोर्ज वगैरह करके, सो उसको कहते हैं फ्रॉडलेंट इनकैशमेंट थ्रू फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट, या फिर मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स और फिक्टिशियस अकाउंट, जो अपन ऐसे 240 में फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नाम से पढ़ते हैं। फिर कहता है अनऑथोराइज क्रेडिट फैसिलिटीज विच आर गिवन फॉर रिवॉर्ड और इलीगल ग्रेटिफिकेशन। यहां पे हमने भरत का एग्जांपल लिया था कि अगर भरत को 50 लाख का लोन चाहिए तो ये मिस्टर मनीलाल जो एनबीएफसी का मैनेजर है उसको कहता है आप मुझे 50 लाख दो, मैं आपको आपकी वाइफ के लिए डायमंड सेट दूंगा। तो जैसे ही डायमंड सेट दिया मनीलाल हैप्पी लाल हो गया और वो खुश हो गया और उसने भरत को लोन दे दिया। तो जब भी ऐसे एडवांसेस दिए जाते हैं फॉर सम इलीगल ग्रेटिफिकेशन, इलीगली सामने वाले को खुश करना, इट इज ऑल्सो अ फ्रॉड। फिर कहता है नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज। अगेन कोई कैश की चोरी वगैरह हो गई, कोई चीटिंग कर गया एम्प्लॉय वगैरह, चीटिंग एंड फॉर्जरी, इरेगुलरिटीज इन फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, ये सब क्या है? ये सब टाइप्स ऑफ फ्रॉड है, और एनी अदर टाइप ऑफ फ्रॉड। अब इसमें ये कहता है जो भी पॉइंट नंबर डी और एफ है इनको फ्रॉड तभी मानेंगे जब इंटेंशन प्रूव होता है, बट अगर कोई कैश शॉर्टेज है मोर देन 10,000 की, फ्रॉड होगी। अगर मोर देन 5,000 की और किसी और ने पकड़ा यानी किसी मैनेजर ने पकड़ा, किसी इंस्पेक्टर ने पकड़ा, किसी ऑडिटर ने पकड़ा, तो सर इसे केस में भी फ्रॉड माना जाएगा इफ इट इज नॉट रिपोर्टेड बाय द कैशियर। तो ये सारे के सारे प्यारे पॉइंट्स हम कैसे ध्यान रख सकते थे? मैंने बड़ा सिंपल है, मेन हेडिंग ही तो याद रखनी है, इसमें कोई टफ नहीं है। तो आप बोलो कोई मिस थी, ठीक है सर, वो फन में चीटिंग कर गई,
कोई मिस थी जो फन फन में चीटिंग कर गई, एंड दिस इज नॉट अ रेगुलर थिंग, दिस इज अ वेरी इरेगुलर थिंग। तो मैंने कहा ऐसे आपको सारे के सारे पॉइंट दिमाग में बैठ जाएंगे। सो मिस फन फन में चीटिंग कर गई यानी फ्रॉड कर गई, एंड इट इज अ इरेगुलर थिंग। मिस का मतलब क्या था? मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फन का मतलब है एफ फॉर फ्रॉडलेंट इनकैशमेंट थ्रू फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट। यू फॉर अनऑथोराइज क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर इलीगल ग्रेटिफिकेशन, जो भरत वाला एग्जांपल था। एन फॉर नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस, और उसके बाद फन फन में चीटिंग कर गई, चीटिंग एंड फोर्जरी। इरेगुलर फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, इरेगुलर फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। वेरी वेरी गुड। फिर सर इसके बाद हम चले नेक्स्ट टॉपिक पे, एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, इसकी ऑडिट चेकलिस्ट कैसी होगी? तो मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी में अपने को क्या करना है सर? दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इन्वेस्टमेंट और शेयर्स। जनरली शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो किसी भी कंपनी के शेयर्स चेक करने तो या तो फिजिकल सर्टिफिकेट्स होंगे जो आज की डेट में होते नहीं, बट मटेरियल में दे रखा है, तो हमको यही करना पड़ेगा। तो कहता है फिजिकली वेरीफाई द शेयर्स हेल्ड, ठीक है सर। बट अगर ये शेयर्स किसी बैंक के पास पड़े तो आप बैंक का सर्टिफिकेट ले लो। अब मोस्टली शेयर्स कहां पड़े होते हैं? डीमैट फॉर्म में, डिपॉजिटरी के पास। तो जो भी डिपॉजिटरी उसकी कंफर्मेशन देख लो। सो फॉर द शेयर्स विद द डिपॉजिटरी ऑब्टेन द कंफर्मेशन। एंड जब आपने शेयर खरीदे तो ब्रोकर का नोट आया होगा, ब्रोकर का कॉन्ट्रैक्ट नोट आया होगा। टेस्ट चेक द बिल और कॉन्ट्रैक्ट नोट रिसीव फ्रॉम द ब्रोकर विद रिस्पेक्ट टू द स्टॉक एक्सचेंज प्राइसेस। उस टाइम पे स्टॉक मार्केट में क्या प्राइस चल रहा था, वो जो स्टॉक मार्केट का प्राइस है वो ब्रोकर के नोट से मैच करना चाहिए। तो तीन चीजें शेयर के लिए अपने को ध्यान रखनी है, जल्दी से बताओ क्या क्या? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ शेयर्स अगर फिजिकली अवेलेबल है, डीमैट फॉर्म में तो डिपॉजिटरी से कंफर्मेशन ले लो, और जब भी खरीदे तो कौन सा नोट आता है? ब्रोकर का कॉन्ट्रैक्ट नोट। क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। अब ये जो भी इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, ये कैसे पता चलेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन से। सो कहता है वेरीफाई द बोर्ड मिनट्स फॉर द परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने यहां पे बोर्ड रेजोल्यूशन लेना है या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है कि जो इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से क्या फर्क पड़ता है? अकाउंटिंग पे फर्क आता है। तो कहता है चेक वेदर AS 13 हैज बीन कंप्लाइड और एनी अदर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये पांच चीजें आप ध्यान रखोगे। तीन चीजें शेयर्स वाली की, शेयर्स कैसे वेरीफाई करते हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन, कंफर्मेशन फ्रॉम द डिपॉजिटरी, और तीसरा पॉइंट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ द ब्रोकर। फिर इन्वेस्टमेंट्स के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन चेक किया, और अकाउंटिंग के लिए AS 13 और एनी अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। बाकी पॉइंट्स आप एक बार रीड करके चल सकते हो। फिर हमने एक टॉपिक किया एनबीएफसी पीयर टू पीयर लैंडिंग कंपनी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। आज जो पीयर टू पीयर लैंडिंग की बात भी करते हैं। सबसे पहले कोई भी एनबीएफसी का अगर आप बिजनेस चेक करने जाओगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग लेंगे बिजनेस की। पीयर टू पीयर लैंडिंग में क्या होता है? मैंने कहा कुछ नहीं होता। मोबाइल पे एक ऐप होती है, जैसे क्रेड ऐप है, ठीक है सर। उसमें क्या होता है? किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे रखे हैं तो वो जाता है इन्वेस्टमेंट करने, किसी को पैसे बोरो करने तो वो भी क्रेड ऐप पे अप्लाई करता है कि मुझे पैसे बोरो करने हैं। तो जो लेंडर है वो पैसे देता है, जो बोरोर है वो पैसे लेता है। क्रेड एक्ट करता है एज अ एजेंट, जो भी एनबीएफसी है वो एक्ट करती है एज अ एजेंट। तो कहते हैं अंडरस्टैंड द बिजनेस की वेदर इट इज प्रोवाइडिंग अ मार्केट प्लेस। सर मार्केट प्लेस किसके लिए? फॉर लैंडिंग एंड बोरोइंग। क्या एनबीएफसी खुद लैंड कर सकती है? मैंने कहा नहीं नहीं, वो लैंड नहीं कर सकती, बस वो एज अ एजेंट एक्ट कर रही है। फिर इसके बाद मैंने कहा इसका बिजनेस को और बेहतर समझने के लिए हम क्या देखेंगे? बोर्ड पॉलिसी। हम कहीं ना कहीं बोर्ड पॉलिसी देखते हैं। अब बोर्ड पॉलिसी में क्या आएगा? मैंने कहा जो भी पार्टिसिपेंट्स है, लेंडर और बोरोवर, उनका देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या उनकी मिनिमम क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है सर। अब जब वो दोनों प्लेटफॉर्म पे आ गए, फ्री में तो नहीं करेंगे हम उनके लिए प्लेटफॉर्म, तो उनसे फीस चार्ज करो, प्राइसिंग ऑफ द सर्विसेज, एंड आखिरी में उनको दोनों को कोई भी दुख दर्द हो, ग्रीवेंस हो, तो उसका रिड्रेसल एंड कंप्लेंट्स आपने देखने हैं। सो सी द पॉलिसी फॉर तीन चीजों को लेके पॉलिसी देखनी है। जल्दी से बताओ पहला क्या था? सर पहला था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पार्टिसिपेंट, फिर उनसे फीस चार्ज करो, प्राइसिंग ऑफ द सर्विसेज, एंड तीसरी चीज है अगर कोई भी ग्रीवेंस है, रिड्रेसल है, उसको हमको देख के चलना है। फिर आरबीआई वाले पॉइंट है, बेसिक पॉइंट। कोई भी धंधा करने से पहले आरबीआई का क्या लेना पड़ेगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वेरी गुड। अब जब आरबीआई का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया तो जैसा आरबीआई कहता है चुपचाप वैसे करते हुए चलो, कंप्लायंस विद द आरबीआई गाइडलाइन। एंड तीसरा पॉइंट क्या था? मैंने कहा कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं। ये आरबीआई को कैसे पता चलेगा? सर हम रिटर्न फाइल करेंगे। यू नीड टू रिपोर्ट टू द आरबीआई। तो कुछ नहीं करना भाई, बिजनेस समझना है, बोर्ड पॉलिसी देखनी है, 3 पॉइंट, आरबीआई के 3 पॉइंट। बोर्ड पॉलिसी के 3 पॉइंट क्या थे? फटाफट फटाफट बताओ सर। बोर्ड पॉलिसी के 3 पॉइंट थे एलिजिबिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, प्राइसिंग ऑफ द सर्विसेज, ग्रीवेंस। क्योंकि जैसे ही आप किसी से भी प्राइस मांगोगे, सामने वाले को क्या होगा? ग्रीवेंस। तो आपने देखना है ग्रीवेंस एंड रिड्रेसल। आरबीआई वाले 3 पॉइंट कहते हैं रजिस्ट्रेशन लेंगे, कंप्लाई करेंगे, कंप्लाई के बारे में रिपोर्ट करेंगे। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो यहां पीयर टू पीयर लैंडिंग के पॉइंट्स डन। अब आता है सर लास्ट स्टेज ऑफ द चैप्टर, ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट, पैरा नंबर 3। पैरा नंबर 3 अपन फटाफट चार्ट से रिवाइज करते हैं। ये चार्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा बोर्ड नोट्स के अंदर, तो मजा आ जाएगा। एवरीवन जस्ट लुक एट द बोर्ड। पूरा का पूरा टॉपिक अपन यहीं से रिवाइज करेंगे।
ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पैरा नंबर 3। सबसे पहले बात करते हैं ऑल एनबीएफसीज के केस में। सबसे पहले आप रिपोर्ट करो क्या कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेने की नीड है। ठीक है सर, अगर हाँ तो वेदर इट इज एंटाइटल्ड टू होल्ड एज पर द प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया, यानी 50-50 टेस्ट एज ऑन 31 मार्च ऑफ द ईयर। तीसरी चीज आपने रिपोर्ट करनी है क्या कंपनी नेट ओन फंड क्राइटेरिया मीट करिए, जो भी मिनिमम नेट ओन फंड चाहिए होते हैं। ये तीनों चीजें हो गई, हाँ मैंने कहा ये तीनों चीजें हो गई। फिर इसके ऊपर स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या देगा, सर्टिफिकेट देगा फॉर द पोजीशन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज ऑन 31 मार्च। ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर किसको सबमिट करेगा, रीजनल ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, कौन सा रीजन जहां पे एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। कब तक देना है, 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बट साल खत्म होने से पहले पहले दे देना, बिफोर 31 दिसंबर, मैक्सिमम बाय 31 दिसंबर आपने देके चलना है। ठीक है, ठीक है सर। फिर आते डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। सबसे पहले लिमिट वाले पॉइंट्स, जो भी पब्लिक डिपॉजिट्स हैं दीज आर विद इन द लिमिट। अगर ये क्वांटम से ज्यादा है तो क्या इसको इन्होंने रेगुलराइज किया। पब्लिक डिपॉजिट्स अगर इन्होंने एक्सेप्ट करे विदाउट मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग, तो वो भी आप रिपोर्ट करके चलो। क्या इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, दे आर इन फोर्स। जो एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स हैं वेदर दे आर मोर देन द लिमिट ऑफ क्रेडिट रेटिंग। फिर आपने रिपोर्ट करनी है वायलेशंस एंड डिफॉल्ट। क्या इन्होंने वायलेट करे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट। क्या इन्होंने कोई डिफॉल्ट किया इन पेइंग द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल ड्यू। ये बेसिक बातें आपने रीड करके चलनी है, कल को क्या पता रिपोर्टिंग वगैरह 1-2 पॉइंट्स पे पूछ ले। ठीक है सर। फिर उसके बाद रिटर्न्स के बारे में मैंने कहा बड़ा सिंपल है, डिपॉजिट एक्सेप्ट किया तो लिक्विड एसेट्स पे रिटर्न फाइल हुई है कि नहीं, एनबीएस 3 में। डिपॉजिट्स की रिटर्न का नाम था DNBS 01, और क्या इन्होंने प्रूडेंशियल नॉर्म्स के लिए क्वार्टरली रिटर्न फाइल करी और उससे कंप्लाई किया। फिर आती है ब्रांचेस, कोई भी ब्रांच खोली, बंद करी, एजेंट अपॉइंट किया, तो क्या इन्होंने कंप्लाई किया विद द डायरेक्शन। यहां पे कौन से डायरेक्शन की बात हो रही है, एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 2016। फिर आते हैं नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी में। सबसे पहले जो सबसे बेसिक या आप बोल दो सबसे स्पेसिफिक पॉइंट्स जो आपने यहां पे ध्यान रखने हैं। स्पेसिफिक पॉइंट्स बड़े सिंपल हैं, क्या इन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया कि ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसके बावजूद क्या कहीं इन्होंने कोई डिपॉजिट तो एक्सेप्ट नहीं करे। ये 2 पॉइंट्स आपने यहां पे ध्यान रखने हैं। फिर तीसरे जनरल पॉइंट्स क्या है, 2 मैंने कहा जनरल पॉइंट्स बड़े सिंपल हैं। क्या इन्होंने कंप्लाई किया विद प्रूडेंशियल नॉर्म्स, क्या इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो करेक्ट है, कंप्लाई करता है विद द मिनिमम रिक्वायरमेंट 15%, 10%, 12% जो भी था। ठीक है सर। फिर जो एनुअल स्टेटमेंट इन्होंने फाइल किया NBS 7, एक बार देख लेना। एनुअल स्टेटमेंट में क्या आएगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसमें टॉप कैपिटल आती है और रिस्क वेटेड एसेट्स आते हैं, उसके बारे में आपने कंप्लायंस चेक करनी है। और आखिरी में एक अजीब सी बात लिखी हुई थी सर, ये अजीब सी बात क्या है, अजीब सी बात बस इतनी थी कि क्या ये करेक्टली क्लासिफाइड एज अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो यही चीज आपके यहां पे दे रखी है, पैरा नंबर 3। तो एक बार आप यहां से इसको रीड करके चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद हमने एक छोटी सी चीज सीखी थी सर, क्या जब भी मैं ऐसे 705 पढ़ता हूं तो यहां पे हम कौन से ओपिनियन देते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन, डाकू, डिस्क्लेमर, एडवर्स और क्वालिफाइड। क्या मुझे इसका बेसिस देना पड़ता है, हाँ आपको इसका रीजन बताना पड़ता है। सिमिलरली एनबीएफसी में भी यही है कि जब भी आपका कोई स्टेटमेंट फॉर द आइटम्स इन पैरा 3 अनफेवरेबल होगा या क्वालिफाइड होगा, तो आपको उसका रीजन बताना पड़ेगा। अगर आप ओपिनियन नहीं दे पा रहे तो इसका भी आपको रीजन बताना पड़ेगा। ये बेसिक सी बात आप ध्यान रख के चलना। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। अच्छा, पैरा 3 के ऊपर क्या हमने कोई क्वेश्चन किया था ना सर, मैंने कहा कौन सा क्वेश्चन किया था पैरा 3 के ऊपर सर, पैरा 3 के ऊपर हमने किया था आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 किया होगा शायद, हाँ 12 किया था, कर्मा प्राइवेट लिमिटेड। तो कर्मा प्राइवेट लिमिटेड इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। हमें एज अ ऑडिटर रिपोर्ट करना है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट देनी होती है दैट इज अ पैरा 3। व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। तो मैंने कहा सबसे पहले तो जनरल वाले 3 पॉइंट आ जाएंगे। जनरल वाले 3 पॉइंट यानी क्या कंपनी कर रही है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी विदाउट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर कंपनी बिजनेस में है ऑफ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इट इज मीटिंग द प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया, तो आपने देखना है क्या इसने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया या नहीं। और अगर इसके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो बताओ दोनों क्राइटेरिया मीट हो रहे कि नहीं। कौन से 2 क्राइटेरिया थे सर, 50-50 टेस्ट यानी प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया, और दूसरा क्राइटेरिया क्या था, नेट ओन फंड्स कम से कम होने चाहिए। तो पहले देखो बिना सर्टिफिकेट के ये काम तो नहीं कर रही, और अगर सर्टिफिकेट है तो फिर ये दोनों क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं या नहीं। अब सर क्योंकि ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग है तो इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या थे सर, इसके स्पेसिफिक पॉइंट थे क्या इसने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया। ओ दूसरी चीज उसके बाद भी क्या इन्होंने डिपॉजिट एक्सेप्ट करे,
एंड तीसरी चीज जनरल वाले पॉइंट्स थे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, प्रूडेंशियल नॉर्म। तो इन्होंने प्रूडेंशियल नॉर्म वाला पॉइंट लिख रखा है, कैपिटल एडिक्वेसी मिस किया तो आप भी कर देना। एंड आखिरी में हमारे पास आ जाएगा स्टेटमेंट कि अगर कोई भी अनक्वालिफाइड स्टेटमेंट है, अगर कोई भी क्वालिफाइड स्टेटमेंट है, ठीक है, इफ देयर इज एनी क्वालिफाइड और अनफेवरेबल स्टेटमेंट, तो आपने उसका रीजन बता के चलना है। यू ऑल्सो नीड टू स्टेट द रीजन। इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन, अगेन आपने इसका रीजन बता के चलना है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। फिर इसके बाद हम चले थे नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सेप्शन रिपोर्ट। सर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, फोकस करना है। पानी के दो दो घूंट लगाओ एंड चैट बॉक्स पे रेडी। चलो एक्सेप्शन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोकस करना। एक्सेप्शन रिपोर्ट में मुझे बताओ किसकी बात करेंगे, कंप्लायंसेस की बात करेंगे, एक्सेप्शंस की बात करेंगे। एक्सेप्शन की यानी जितनी भी नॉन कंप्लायंस है वो बतानी है। अब नॉन कंप्लायंस किस किस से हुई है, मैंने कहा अगर ऊपर दिए गए पैरा 3 में, अगर ऊपर दिए गए पैरा 3 में किसी भी चीज से नॉन कंप्लायंस हो तो आप रिपोर्ट करो। स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनी आइटम्स इन पैरा 3 अगर आपका अनफेवरेबल और क्वालिफाइड है तो आप रिपोर्ट करो। या फिर लगता है कंपनी ने कंप्लाई नहीं किया इन 3 चीजों से, यहां पे गेम ही यही है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। पैरा 3 रिपोर्ट करो, इन 3 चीजों से नॉन कंप्लायंस है, रिपोर्ट करो। अब ये 3 चीजें क्या है, पहली चीज भी वही है, चैप्टर 3B, चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई ब्रैकेट ओपन एक्ट नंबर 2 ऑफ 1934। ओके सर। या फिर हमारे फेवरेट डायरेक्शन एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 2016, या फिर जो नए नए डायरेक्शन आए हैं सर, ये कौन से, मास्टर डायरेक्शन। बोलो मेरे साथ, मास्टर डायरेक्शन। मास्टर डायरेक्शन किसके हैं, आरबीआई के हैं, ठीक है सर। एनबीएफसी एसबीआर, एसबीआर यानी स्केल बेस्ड रेगुलेशन 2023, ये नए नए आए ना, तो इनको ध्यान रखना, 2023। अब अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस आपको लगती है, इसके बारे में आप बताओगे उन्हीं को जिनको हमेशा बताते हो। कौन है सर वो, रीजनल ऑफिस। जो हमारा प्यारा प्यारा रीजनल ऑफिस है उनको आप रिपोर्ट करोगे अनफेवरेबल स्टेटमेंट्स, क्वालिफाइड स्टेटमेंट। रीजनल ऑफिस कौन सा डिपार्टमेंट, बैंकिंग या नॉन बैंकिंग, सर नॉन बैंकिंग। रीजनल ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ द आरबीआई, जिस ज्यूरिसडिक्शन में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। अब यहां पे ध्यान रखना, आपने सिर्फ कॉन्ट्रावेंशन रिपोर्ट करनी है, कोई भी कंप्लायंस की बात नहीं करनी, बिकॉज इट इज एक्सेप्शन रिपोर्ट, हम कोई भी कंप्लायंस की बात नहीं करेंगे। तो लास्ट बार एक बार आ जाओ, फटाफट रिवाइज करते हैं। एक्सेप्शन रिपोर्ट में सर क्या बताना है, इफ देर इज अ अनफेवरेबल और क्वालिफाइड स्टेटमेंट फॉर पैरा 3, या फिर देर इज अ नॉन कंप्लायंस विद 3 चीजें। 3 चीजें क्या थी, चैप्टर 3B आरबीआई एक्ट ब्रैकेट ओपन 2 नंबर 30 एक्ट नंबर 2 1934। दूसरी चीज हमारे फेवरेट डायरेक्शन एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 2016। एंड तीसरे नए वाले डायरेक्शन जो है मास्टर डायरेक्शन। मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक, आरबीआई बोल दो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्केल बेस्ड रेगुलेशन, एसबीआर स्केल बेस्ड रेगुलेशन 2023। अब सर जो भी कॉन्ट्रावेंशन है वो आप रिपोर्ट किसको करोगे, रीजनल ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ आरबीआई, इनको बता देना। और आखिरी पॉइंट क्या था, कंप्लायंस वाली बात बताएंगे नहीं सर, वी विल रिपोर्ट ओनली द कॉन्ट्रावेंशन। कोई भी अच्छी बात नहीं बताएंगे, हम सिर्फ कॉन्ट्रावेंशंस वाली बातें बताएंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक दैट वी कवर्ड, डिवीजन 2 वर्सेस डिवीजन 3। मैंने कहा बड़ा सिंपल है। सबसे पहले बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं दे कैन बी इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, यानी कैश एंड बैंक सबसे पहले आ सकता है। वाओ। फिर बैलेंस शीट के बाद गए पीएनएल में, तो पीएनएल में टॉप पे कौन आता है, रेवेन्यू। ये कहता है जो भी रेवेन्यू है, ओसीआई है, इनके अंदर के जो भी आइटम्स हैं आप इनको पीएनएल के फेस पे भी दिखाओगे, नोट्स पे भी दिखाओगे, ठीक है सर। फिर पीएनएल से आए वापस बैलेंस शीट में। मुझे बताओ रेवेन्यू का बैलेंस शीट आइटम कौन सा होता है, डेटर्स। तो ट्रेड रिसीवेबल के 2 पॉइंट ध्यान रखना, जहां भी आपको लग रहा है बैड डेट ज्यादा हो रही है, यानी क्रेडिट रिस्क इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट इंपेयर्ड है, उनको सेपरेटली डिस्क्लोज करो। फिर जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं फ्रॉम एन एलएलपी, जहां एनबीएफसी का डायरेक्टर क्या है, मैंने कहा पार्टनर या मेंबर, उसको अलग से डिस्क्लोज करो, ठीक है सर। एंड लास्ट पॉइंट कहता है वापस पीएनएल में आना, तो पीएनएल में आखिरी में बची अदर इनकम और एक्सपेंडिचर, तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। कब, when it is more than 1% of the total income, whenever it is more than 1% of the total income। सर ये एफआर में क्या था, मैंने कहा एफआर में था आपने अलग से इनकम और एक्सपेंस बताना होता है when it is more than 1% of the revenue और 10 लाख whichever is higher। इस अमाउंट से ज्यादा अगर कोई भी होता है तो फिर उसको आप अलग से दिखाते हो। ये चीज आपने एफआर में सीखी थी फॉर डिवीजन 2 शेड्यूल 3, ठीक है, ठीक है सर। तो ये 6 पॉइंट्स पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इस फ्लो में अगर आप ध्यान रखोगे मजा आ जाएगा। अच्छा लास्ट में क्या बचा, मैंने कहा बैलेंस बचे रिजर्व। तो अगर कोई भी कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस अटैच्ड है टू द स्टैट्यूटरी रिजर्व्स फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो आप कहीं ना कहीं डिस्क्लोज करके चलेंगे।
क्लियर है? क्लियर है सर। एक बार क्वेश्चन बैंक पे आओ, देखते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है क्या हमारे पास। हाँ सर, कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरप्रिटेशन बेस्ड। कहता है कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड का जो धंधा है वो है सेलिंग द कंप्यूटर पार्ट्स। मैंने कहा बट धंधे के नाम पे मत जाना। ये कहता है कंपनीज फुलफिलिंग द प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया दैट इज फाइनेंशियल एसेट्स आर मोर देन 50%, फाइनेंशियल इनकम इज मोर देन 50%। तो मुझे बताओ इस केस में स्टैट्यूटरी ऑडिटर की ऑब्लिगेशन क्या है? सर अगर कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और इसने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा तो इसके बारे में फिर आरबीआई को बताना पड़ेगा अंडर द एक्सेप्शन रिपोर्ट। हमको आरबीआई को एक्सेप्शन रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो यहां पे आपने कुछ नहीं करना, बस आपने बोलना है बिकॉज इट फुलफिल्स बोथ द क्राइटेरिया इट क्वालिफाइज एज एनबीएफसी। इसको सीओआर लेना पड़ेगा क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसने कहीं ना कहीं पैरा 3 की नॉन कंप्लायंस करी है। सर पैरा 3 की नॉन कंप्लायंस कैसे करी? अरे पैरा 3 में पहला पॉइंट देखो ना, वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सीओआर एंड इट इज डूइंग द वर्क ऑफ एनबीएफसी विदाउट ऑब्टेनिंग सीओआर, तो फिर आपको रिपोर्ट करके चलना पड़ता है। तो आपने कुछ नहीं करना, एक्सेप्शन रिपोर्ट का पूरा आंसर यहां पे लिख के चलना है, नथिंग एल्स टू बी डन। ठीक है? ठीक है सर। मुझे लगता है मोटा माटी हमने सारे के सारे पॉइंट्स यहां पे कवर कर लिए हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाओ, एक बार कवर कर लेते हैं बिफोर वी रैप अप दिस सेशन। सर कौन सा क्वेश्चन है? मैंने कहा हमारे पास है यहाँ पे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में सर क्या था? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक एनबीएफसी है विच इज अ डिपॉजिट टेकिंग। इसने अपने फाइनेंशियल बना रखे हैं एज पर इंड एस, तो इस पे लगेगा डिवीजन 3। यस सर। ये कहता है एक अदर एक्सपेंडिचर था जिसकी वैल्यू थी 99.50 करोड़, इसको कंपनी ने अलग से नहीं दिखा रखा। मुझे बताओ कब अलग से दिखाते हैं? व्हेन इट इज मोर देन 1% ऑफ द टोटल इनकम। अगर ये मोर देन 1% ऑफ टोटल इनकम होता है तो दिखाते हैं। सो टोटल इनकम है 10,000 करोड़, इसका 1% क्या था? 100 करोड़। क्या ये मोर देन 1% है? इज इट मोर देन 1%? नो सर। 99.50 करोड़ जो होता है वो लेस देन 1% होता है, तो इसको अलग से दिखाने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या इन्होंने शेड्यूल 3 से कंप्लाई किया? हाँ सर, जो डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3 था उससे इन्होंने कंप्लाई किया बिकॉज इसको अलग से दिखाने की नीड भी नहीं थी। ठीक है? तो यहां हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आखिरी में बस ध्यान रखना, जब भी बात होगी कारों की रिपोर्टिंग की, ठीक है सर, तो इस पे कौन से क्लॉज लगते हैं? क्लॉज 16 जो हम कारों में पढ़ते हैं, साथ ही साथ क्लॉज 3 एक्सेप्ट ए एंड ई। ए एंड ई के अलावा सब लगता है। एक ये क्वेश्चन आईसीआई ने दे रखा है, इसको अपन लास्ट में कवर करते हैं। पानी के 2-2 घूंट लगाओ एंड गेट रेडी। चलो रेडी सर। AF लिमिटेड इज एनबीएफसी एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट एंड गिविंग द लोन सिंस 2015 से एनबीएफसी का धंधा कर रही है। इसके नेट ओन फंड्स कितने? मैंने कहा 1.5 करोड़ रुपए हैं और इसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है आरबीआई का। क्या इसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए था? हाँ। और क्या इसके नेट ओन फंड्स जो लिमिट है उसको मीट कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं, वो भी कम है। तो इसने अप्लाई किया एज ऑन 30 मार्च 2025। एडवाइज द ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट प्रोसीजर एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कारो। तो आई होप रिपोर्टिंग आप सबको पता है, क्लॉज 16 आएगा। उसमें जो आप रिपोर्ट करते हो कि वेदर द कंपनी इज डूइंग अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसकी बात करोगे। साथ ही साथ क्या कंपनी को लेना चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? हाँ, अंडर सेक्शन 45 आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। सो आप रिपोर्ट करोगे एज पर क्लॉज 16 whether the company is required to be registered under section 45 IA of RBI Act 1934 and if so whether the registration has been obtained or not। फिर इसके बारे में आपने रिपोर्ट किया। अब ऑडिट प्रोसीजर क्या है? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, ट्रांजैक्शन को देखो, फिर देखो क्या ये 50-50 टेस्ट मीट कर रही है, क्या इसके पास नेट ओन फंड्स हैं। अगर ये दोनों चीजें हैं तो बताओ इसने रजिस्ट्रेशन ली या नहीं ली। अगर नहीं ली तो उसके रीजंस बताओ। अब सर ऑडिट रिपोर्ट में हम क्या रिपोर्ट करेंगे? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, आप रिपोर्ट करना वेदर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। अगर हां तो बताओ रजिस्ट्रेशन ली कि नहीं ली, और अगर नहीं ली तो उसके रीजन बता देना। तो 3 चीजें आपने रिपोर्ट करनी है, वेदर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड एज पर सेक्शन 45 IA। अगर हां तो बताओ रजिस्ट्रेशन ली या नहीं ली, और अगर नहीं ली तो आपने उसके रीजंस बता के चलने हैं। एंड क्योंकि यहां पे नेट ओन फंड्स लेस देन द प्रिस्क्राइब लिमिट है तो आप वो चीज रिपोर्ट करोगे। एंड क्योंकि इसने आरबीआई रजिस्ट्रेशन नहीं ली, यू विल रिपोर्ट अंडर क्लॉज 16 ऑफ द पैरा 3 ऑफ कारो 2020। और आखिरी में हमेशा ध्यान रखना, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता कम करेंगे, पढ़ाई को एंजॉय करेंगे, एकदम मजे से पढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। सो बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर। बिकॉज दोस्त टेंशन लेके आज तक दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिला,
तो एकदम जिंदा दिल रहो, एकदम अपना बेस्ट दो एंड भगवान भी आपको बेस्ट रिजल्ट से ब्लेस करेंगे। सो यहाँ हमारी एनबीएफसी की रिवीजन कंप्लीट होती है। ऑल कॉन्सेप्ट्स डन, ऑल टेक्निक्स डन, ऑल क्वेश्चंस डन डन आर डन डन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू गिव इट अ लाइक, कमेंट करके जरूर बताना एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। हम एरआई ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। कीप गोइंग ऑल ऑफ यू।